हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया के अंदर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन किस सेक्टर के अंदर काम करती है? हो सकता है कि आप सोचो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर, बट इंडिया की ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंगेज्ड है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? अब कुछ लोग बोलेंगे ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर का, क्योंकि यहाँ पर 60% पॉपुलेशन इंगेज्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, फिर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, देन लास्ट में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का। हो सकता है कि ये डेटा पहले से आपको पता हो या हो सकता है ये अभी आपको पता चला हो। तो अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा, मेरे मन में भी आया था जब मैंने इस मैट्रिक को देखा था, और वो सवाल ये है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 60% लोग काम करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम कैसे हो सकता है? और ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। इसका एक दूसरा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी फॉर एग्जांपल पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर अगर 2 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पर 4 या 5 लोग काम कर रहे हैं, जबकि आउटपुट सेम निकलना है। सो दिस क्रिएट्स अ मेजर प्रॉब्लम। आउटपुट कम निकलता है तो जो किसान है, फार्मर है, वो ज़्यादा आउटपुट मार्केट में सेल नहीं कर पाता, जिससे उसकी ओवरऑल इनकम कम हो जाती है। और प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो बेसिक एक्सपेंसेस है, फिर चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो या वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो, वो भी फुलफिल नहीं हो पाते। अब जो ये खर्चे हैं ये तो करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब एक्सपेंसेस के लिए तो पैसा चाहिए, प्रॉफिट हुआ नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो फार्मर को मजबूरी में लोन लेना पड़ता है, और ज़्यादातर किसान बैंक से लोन नहीं लेते, क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए कोलेट्रल की ज़रूरत होती है। यानी आपके पास कोई एसेट होनी चाहिए जिसको आप गिरवी रख सको, तभी कोई इंस्टीट्यूशन या बैंक आपको लोन देगा। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर बैंक्स ऐसा नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ जाएगा। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर फार्मर्स अनएजुकेटेड होते हैं, तो उनको बैंक्स या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में हेजिटेशन होती है। सो दैट्स वाई ज़्यादातर फार्मर्स मनी लेंडर से लोन लेते हैं, या वो जिस सेलर के पास अपनी क्रॉप सेल करते हैं उससे लोन लेते हैं। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। अब इस साल तो इन्होंने लोन ले लिया, और अज्यूम करो कि अगले साल भी क्रॉप फेलियर हो गया। ये किसी भी कारण से हो सकता है, फिर चाहे वो वेदर है या क्रॉप डिसीज़ है, तो अब अगले साल भी उनको लोन लेना पड़ेगा, और अगले साल तक उनके सर पर 2 लोन हो जाएंगे। उन दोनों लोन्स का प्रिंसिपल भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये उस फार्मर को भी नहीं पता है कि वो धीरे धीरे कैसे दलदल में फंसता जा रहा है, जो उसको डेट ट्रैप के तालाब में डुबो देगा। और हर दिन इस डेट ट्रैप की वजह से भारत के 8 से 10 किसान भाई, जिनको अन्नदाता माना जाता है, वो सुसाइड कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि इन सारी बातों का स्टॉक मार्केट और कंपाउंडिंग से क्या लेना देना है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। कंपाउंडिंग के 2 यूज़ केस हैं, एक आपके फेवर में और दूसरा आपके अगेंस्ट। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस एस्पेक्ट का यूज़ करते हो। इस चीज़ को समझने के लिए आपको 2 दोस्त अमन और सागर की कहानी को सुनना है। अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और उसकी सैलरी 50,000 रुपये महीना थी। कंपनी के अकाउंट्स में छेड़छाड़ की वजह से अमन को कंपनी से फायर कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया। चूँकि अमन का कैरेक्टर ठीक नहीं है तो कोई भी कंपनी अमन को जॉब देने के लिए रेडी नहीं है। पर अमन के कई सारे पर्सनल एक्सपेंसेस भी थे। जब उसकी जॉब लगी थी तो उसने एक कार EMI पर ले ली थी, और उसने कई सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से EMI पर खरीद के रखे थे। ऐसे में जॉब का हाथ से निकल जाना यानी गरीबी की शुरुआत होना। अमन को घर के बेसिक सर्वाइवल एक्सपेंसेस को भी पूरा करना था। अब बेशक अमन की इनकम 0 है, बट कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि बिना एक्सपेंसेस कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो अब इन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो अमन को मजबूरी में ब्याज पर पैसे लेने पड़े। अब किसी तरह अमन को 20,000 रुपये की महीने की नौकरी मिल गई, बट सारा पैसा तो EMI देने में ही चला जाता। उल्टा ये 20,000 भी कम रह जाते। तो एक लोन की भरपाई के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन की भरपाई के लिए तीसरा लोन,
तो धीरे धीरे अमन डेट ट्रैप में फंसता जा रहा था। ही डिडंट हैव एनी ऑप्शन। उसकी सेविंग्स जीरो थी, बट उसकी डिस सेविंग्स यानी नेगेटिव सेविंग्स बढ़ती जा रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था और 4-5 साल के अंदर ही उसका लाखों का कर्ज करोड़ों में पहुंच गया। अब आप बोलोगे इतनी जल्दी? यस, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव कंपाउंडिंग हुई है। कंपाउंडिंग में जितनी स्पीड से पैसा बढ़ता है ना, उतनी ही स्पीड से पैसा कम भी होता है। अमन को शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस जाएगा और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये कहानी तो अमन की थी। अब इसका एक फ्रेंड भी था, सागर, जो इसी के साथ इसी की क्लास में स्कूल में पढ़ता था। जब सागर छोटा था तो इसके फादर ने किसी से ब्याज पर पैसे लिए थे, तो उसके पापा टाइम पर पैसा नहीं लौटा पाए, तो उन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े उस आदमी के जिससे उन्होंने ब्याज पर पैसे लिए थे और थोड़ा टाइम मांगा और धीरे धीरे पैसे लौटाए। ये चीज़ सागर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और सागर ने अपनी लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाया कि वो ना तो कभी किसी चीज़ को ईएमआई पर खरीदेगा और ना वो कभी किसी से ब्याज पर पैसे लेगा अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसको भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, बट जॉब मिलने के बाद भी उसने अपने खर्चों को कम रखा और उसने किसी भी तरह के शो ऑफ के लिए न तो कोई कार खरीदी और ना ही और कुछ लग्जरी प्रोडक्ट खरीदा, क्योंकि उसको पता था कि एक्सपेंसिव से ज़्यादा सेविंग ज़रूरी है। दैट्स वाई वो अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट किया करता था और सिर्फ 20 साल के अंदर सागर करोड़पति बन गया, क्योंकि इस केस में कंपाउंडिंग सागर के फेवर में थी। एक तरफ सागर जिसकी फाइनेंशियल लाइफ शुरू से ही ठीक नहीं थी, पर उसने मेहनत करी और एक स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया, जबकि सागर का फ्रेंड अमन जो उसी की क्लास में पढ़ता था, उसकी फाइनेंशियल लाइफ शुरू से ही ठीक थी, बट उसकी वांट्स और डिज़ायर्स की वजह से आज वो दिवालिया हो गया। सो इट डजेंट मैटर कि आज आप कहाँ हो, मैटर ये करता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, आपके एक्शंस किस डायरेक्शन की ओर है। सो इन अ नटशेल, अगर आप कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज़ करते हो तो आप बहुत तेज़ी से अमीर बनोगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट यूज़ करते हो तो आप बहुत तेज़ी से गरीब बन जाओगे। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर। बहुत कम लोग होते हैं जो कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज़ कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट यूज़ करते हैं। आज की डेट पर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके ऊपर कोई डेट ना हो। लोगों को लगता है कि डेट लेना आम बात है या हमें बहुत कम इंटरेस्ट देना है, बट जब आप उसी इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म बेसिस पर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ कॉस्टली इट इज़। आप वॉरेन बफेट की बात करते हो, राधा किशन दमानी की बात करते हो, राकेश झुनझुनवाला की बात करते हो, पीटर लिंच की बात करते हो, दुनिया के प्रफाउंड इन्वेस्टर्स की बात करते हो। ये लोग इन्वेस्टिंग से अमीर बने हैं। ये लोग तब अमीर बने हैं जब इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, जब इन्होंने कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज़ किया था। बट अगर आप नज़र घुमा कर देखोगे अपने आसपास तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर लोग सिर्फ कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट ही यूज़ कर रहे हैं। और आपकी फाइनेंशियल लाइफ का जो सबसे बड़ा वायरस है वो वायरस नहीं जो 3 इडियट्स में आपने देखा था। ये वायरस है ईएमआई का वायरस। आप मार्केट में चले जाओ, हर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा। हर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, फिर चाहे वो 500 रुपये का प्रोडक्ट है, 5000 का है, 10,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, हर प्रोडक्ट पर आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा। वो आपको बोलेंगे सर बस आपको महीने के 200 रुपये देने हैं, 500 रुपये देने हैं, आपको ये शानदार प्रोडक्ट खरीदने को मिल जाएगा। और आप उनके बहकावे में आ जाते हो। आपको लगता है 500 रुपये तो देने हैं, और सही भी बात है, सिर्फ 500 ही तो देने हैं, इससे क्या हो जाएगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखो तो अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो ये आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। आप हर प्रोडक्ट को ईएमआई पर खरीदना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे ये वायरस आपके पूरे फाइनेंशियल लाइफ की धज्जियां उड़ा देगा। हर ह्यूमन बीइंग की ये एक टेंडेंसी होती है कि वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के दम पर दूसरे लोगों को शो ऑफ करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हमारे पास कितना है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, इसीलिए वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते हैं और आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि ये आपने कितने बेवकूफ़ डिसीजंस लिए थे।
सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी फिनेंशियली फ्री, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी अल्ट्रा रिच, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। यू हैव टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, यू हैव टू नो हाउ टू डू बजटिंग। तभी आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, तभी आप सेविंग्स कर पाओगे, तभी आप इन्वेस्टिंग कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तरह तरह की फाइनेंशियल वीडियोस देखते हैं, फाइनेंशियली फ्री होने की वीडियोस देखते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियोस देखते हैं। बट क्या वीडियोस देखना काफ़ी है? डेफिनेटली नॉट। यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द नॉलेज इन योर लाइफ, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे, तभी आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। ऐसा नहीं है कि वीडियोस देखना काफ़ी है और आपने सब कुछ जान लिया। सब कुछ तो कोई भी नहीं जान सकता, आपको हर दिन कॉन्टिन्यूसली सीखते रहना है। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ वैल्यूएबल ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आपको और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।